ठीक है भाई, चलो तो हाँ चेक करो तो जल्दी ऑडियो वीडियो। बढ़िया, चलो गुड, ठीक, मतलब कि क्लियर है। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा और चेक कर लेने दो। चलो ठीक है, इधर से एक बार मैं चेक और एक बार कर लेता हूँ। आगे कल जो हम लोगों ने क्लास देखा हुआ था, इसमें हम लोगों ने जो इंडिकेटर्स होते हैं जनरली पीएच वैल्यूज निकालने के लिए या फिर सब्सटेंसेस का एसिडिक और बेसिक नेचर बताने के लिए, ठीक, जो उसमें इंडिकेटर्स होते हैं इनके बारे में कल हम लोगों ने देखना चालू किया हुआ था। और पहला नंबर जो उसमें इंडिकेटर हम लोगों ने देखा था वो था, हाँ जल्दी बताओ, पहला नंबर इंडिकेटर जो कंप्लीट हुआ था हम लोग का। ठीक है चलो, तो आ रहा है, वीडियो भी क्लियर है। एक मिनट, तो देखो आगे का जो इंडिकेटर है इसमें हम लोगों को देखने का है। तो अगला इंडिकेटर देखो ध्यान से, सबसे पहला तो हम लोगों ने जो देखा हुआ था, एक सेकंड ये नहीं, अगला इंडिकेटर पहले देखते चलो फिर इसको लिखवाएंगे अलग से, फिर इसको लिखवाएंगे। अच्छा एक सेकंड, कुछ दूसरा ही आ गया है इसमें, वेट, कल का निकाले तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक, ठीक है, यही से तो कल हम लोगों ने इंडिकेटर लिटमस का इंडिकेटर देख चुका था, जिसमें से लिटमस के बारे में हम लोगों ने डिटेलिंग देख चुके थे, ठीक है, ये था लाइकेन, लाइकेन प्लांट जहां से कि लिटमस पेपर तुम लोग का रेडी किया जाता है। अगला नेक्स्ट जो हम लोग को इंडिकेटर देखना था ये था फिनोप्थेलिन, ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर जो है ये है फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन अगर राइटिंग लगा लेना, मैं यहीं पे इसको नोट डाउन करते करवाते चलूंगा अलग से, और उसको बोर्ड में नहीं लिखेंगे, यहीं से नोट डाउन करवाते चलूंगा। सबसे पहला फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन जो है ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक डाई है, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। कलर अगर इसका बोला जाएगा फिनोप्थेलिन का, तो इट इज इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस लिक्विड, इट इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है। अब समझो, जब भी हम लोग फिनोप्थेलिन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है डायग्राम, मेरे को हटने दो, हाँ दिख रहा है। अब तो देखो डायग्राम में देखो एकदम क्लियरली वहां पे विजिबल हो रहा है, इस साइड में जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे फ्लास्क रखा हुआ है, ग्लास फ्लास्क जो रखा हुआ है, इसमें लिक्विड जो दिख रहा है ये तुमको वाटर टाइप का दिख रहा होगा, और ये जो वाटर दिख रहा है, ये जो लिक्विड दिख रहा है तुमको थोड़ा सा पिंक कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फिनोप्थेलिन जो रहता है, जब हम लोग उस पर एसिड मिलाते हैं या न्यूट्रल स्टेट में अगर रहता है, तब के केस में फिनोप्थेलिन कलर चेंज नहीं करेगा, तब वो वैसे ही कलरलेस है, कलरलेस रहने वाला है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस पर कोई एक बेस डालते हैं, बेस मतलब जैसे उसमें हम लोग या तो सोडा मिला दिए, या फिर जो खाने वाला सोडा होता है, या फिर उसमें चूना मिला दिए, चूना मतलब लाइमस्टोन मिला दिए, तब के केस में ये, या फिर सोप सोप मिला दिए, या फिर डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा सा मिला दिए, सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये जो फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन अपना कलर चेंज कर जाएगा, और इसका जो कलर हो जाएगा वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बेसिक मीडियम में तो अपना कलर चेंज करता है, बट एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ये चेंज कलर नहीं करता है, क्लियर, ये कलर चेंज नहीं करता है, इतना आ गया, गुड। आगे देखो, अब यहां से देखते हैं हम लोग अगला वाला, अभी इसको ज्यादा डिटेल में नोट डाउन ना करो, क्योंकि इसका लास्ट में मैं एक टेबल बनवा दूंगा, वहीं से तुम्हारा सारा कुछ हो जाएगा। फिर ये देखो, ये है फिनोप्थेलिन, इसमें ठीक ठाक से दिख रहा होगा, इसमें ये ठीक ठाक से, हाँ अब क्लियरली दिख रहा है। ये जो है ये एसिड एसिड मिला हुआ ये फिनोप्थेलिन है, और ये जो है ये बेस मिला हुआ फिनोप्थेलिन है, समझ में आ गया। फिनोप्थेलिन, ये एसिड मिला हुआ फिनोप्थेलिन जो कि कलरलेस है, और ये बेस मिला हुआ फिनोप्थेलिन जो कि पिंक कलर में अपीयर हो रहा है, क्लियर। फिनोप्थेलिन ये हो जाएगा इंडिकेटर टू इंडिकेट, कौन सा नंबर का था, 18, वेट,
चलो नेक्स्ट, अगला जो हम लोग को देखना है इंडिकेटर, वो हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर जो है ये तुम्हारा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। वैसे भी डायग्राम में तो पूरा डिटेल में लिखी दिया है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। देखो मिथाइल ऑरेंज जो रहता है ये न्यूट्रल स्टेट में नेचुरली ये ऑरेंज कलर का दिखेगा, नाम ही से पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज। ये भी जो कंपाउंड रहता है ये भी एक सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है। सिंथेसाइज्ड मतलब कि इसको प्रिपेयर किया जाता है इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में इसको भी प्रिपेयर किया जाएगा। नॉर्मली ये कौन से कलर का होता है बोलने से, ऑरेंज कलर का होता है। जब इस पे हम लोग एसिड डालते हैं, जब इस पे हम लोग एसिड डालते हैं तो एसिड डालेंगे तो ये ऑरेंज से रेड बन जाता है। ठीक है, ये रेड कलर है, रेड, क्लियर, ऑरेंज से ये रेड कलर का बन जाएगा। और वहीं जब हम लोग इसमें मिथाइल ऑरेंज में जब बेस डालते हैं, बेस डालेंगे तो ये ऑरेंज से येलो कलर का बन जाता है। तो इस साइड में ये एल्कालाई लिखा हुआ है, एल्कालाई मतलब हो जाएगा बेस, और यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है। ये एल्कालाई मतलब बेस से जब रिएक्ट करवाया है तो इसका कलर येलो दिख रहा है, येलो, हाँ येलो दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है ये तुमको एसिड, ये एसिड रेड कलर में, ये भले ही तुमको वीडियो में अभी स्क्रीन में ठीक से ना दिख रहा हो, बट ये जो है ये रेड कलर में है, ये रेड कलर में है, ये रेड कलर में है, और ये ऑरेंज कलर में है। ये ऑरेंज कलर में है, ठीक, और ये जो है ये येलो कलर में है, ये येलो कलर में है। तो इस हिसाब से फिर मिथाइल ऑरेंज जो रहता है ये भी अपना कलर शो करता है, कलर चेंज करता है दोनों ही केसेस में। जब उसमें एसिड डालेंगे, जब उसमें बेस डालेंगे, एसिड डालेंगे तो ये रेड होने वाला है, बेस डालेंगे तो ये येलो कलर का अपीयर होगा। इसके बाद देखो हमारे पास और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता, बट रेफरेंस बुक्स वगैरह में ये सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये होता है रेड कैबेज, ये होता है रेड कैबेज, रेड कैबेज, रेड कैबेज। ठीक, एक मिनट, ठीक, देखो ये होता है रेड कैबेज। तो रेड कैबेज का जूस रहता है, ये एक्चुअल में ये रेड कैबेज बोलते हैं, बट ये होता पर्पल कलर का है। ठीक है, ये होता एक्चुअल में पर्पल कलर का है। तो पर्पल कलर जब इसका जूस निकालेंगे तो वो भी पर्पल कलर का ही होने वाला है। तो समझो ध्यान से, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखोगे, हमको हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखोगे तब के केस में इसको रेड, ये जो है एसिड के साथ में कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। बोलने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के हिसाब से रेड कैबेज जो रहता है, अगर इसमें हम लोग एसिड के 2-4 ड्रॉप्स डालते हैं तो ये पर्पल या रेड बोलो तो रेड, पर्पल कलर का ही तुमको देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। बट वहीं पे अगर हम लोग इसके साथ बेस का रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो कैबेज होता है, ये जो कैबेज जूस रहता है, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। दिख रहा है यहाँ पे तुमको, ये देखो ये ग्रीन कलर में। एक्चुअली इसमें एसिड और बेस के इंटेंसिटी मतलब कि उसका पीएच वैल्यू, अभी तो फिलहाल एक सेकंड ना, तो थोड़ा सा स्क्रीन, ठीक। तो एक्चुअली देखो इसमें एसिड और बेस के एसिडिटी और बेसिसिटी के बेसिस मतलब वो कितना एसिडिक नेचर का है या फिर कितना बेसिक नेचर का है, उस हिसाब से कलर चेंज करता है। देखो ध्यान से, अगर हम लोग एक जैसे मान लो कि ये रेड कैबेज का जूस हो गया, रेड कैबेज का जूस बीच वाला ना, इसके इधर वाला अगर देखोगे तो रेड कलर में दिख रहा होगा, ये पर्पल कलर में दिख रहा होगा, और ये रेड कलर में दिख रहा है। ठीक, तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये एसिड मिला हुआ कैबेज है। ठीक, वहीं अगर इसमें हम लोग थोड़े से हल्का पीएच वाले अगर बेस डालते हैं तो हल्का हल्का ब्लू हो जाएगा। उससे और थोड़ा सा अगर हम लोग पीएच का वैल्यू का अगर बेस डालते हैं तो ये थोड़ा सा स्काई कलर में दिखना चालू हो गया। इसमें और थोड़ा सा अगर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग अगर बेस डालेंगे तब ये तुमको ग्रीन कलर में अपीयर होता है। तो इतने ज्यादा डिटेल में तुमको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि रेड कैबेज बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये ग्रीन कलर होता है। ठीक है, इतना ग्रीन कलर का ये हो जाएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कैबेज जूस, इसमें बढ़िया से दिख रहा है, ये है तुम्हारा कैबेज जूस। देखो इसका कलर, और ये है तुम्हारा वेनेगर डाला हुआ मतलब इसमें एसिड डाला हुआ है, तुमको रेड कलर का दिख रहा होगा। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से रेड कैबेज एसिड के साथ में कोई भी कलर चेंज शो नहीं करेगा, तो तुमको उसमें रेड बिल्कुल नहीं लिखना है, उसमें रेड कैबेज को ही रेड कलर दिखाओगे, और एसिड से जब रिएक्ट करता है तो नो कलर चेंज तुमको उसमें दिखाना है। ठीक है, इसके बाद फिर जब हम लोग इस पे बेस डालते हैं तो ये ग्रीन कलर में दिखना चालू हो जाता है, ग्रीन कलर में, ग्रीन। नेक्स्ट अगला इंडिकेटर जो है ये टर्मरिक, जो हम लोग घर में यूज करते हैं टर्मरिक, ये टर्मरिक घर में, इसको तुम लोग इसका प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हो। घर में एक चुटकी ले लो टर्मरिक और जाकर के सोप वाटर हो या फिर डिटर्जेंट वाटर हो उसके ऊपर में थोड़ा सा गिरा दो, जैसे 2-4 ड्रॉप्स उसमें तुम सोप वाटर या फिर डिटर्जेंट वाटर के डालते हो, वो जो येलो कलर का जो रहता है टर्मरिक, वो तुरंत वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। कभी कभी कपड़े में लगाने के लिए हल्दी का यूज किया था, मतलब टर्मरिक का यूज किया जाता है,
फिर जब उसी कपड़े को वॉश करते हैं, तो जहां पे उसका हल्दी या टर्मरिक लगाया गया रहता है, जब वॉशिंग के टाइम पे वो जो पूरा एरिया रहता है वो रेड कलर में अपीयर होता है, ठीक है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, टर्मरिक का नेचर, ठीक, टर्मरिक कैसा चेंज अपने में शो करने वाला है, ठीक है, एक सेकंड ना, टर्मरिक अपने में कैसा चेंजेस शो करने वाला है ये तुमको पता चल जाएगा उसमें से, ठीक है। ये एसिड के साथ में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बेस के साथ में खाली कलर चेंज करेगा, एसिड के साथ में ये कोई भी कलर चेंज नहीं करने वाला, बेस के साथ ये सिर्फ कलर चेंज करेगा, जिसको कि ये कलर बन जाने वाला है कौन सा बोलने से, रेड, ठीक है। अब देखो अगला अगला जो इसमें से हम लोग इंडिकेटर देखेंगे वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक, इसको अभी नोट डाउन मत करो, लास्ट में एक टेबल ही बनवाएंगे बस, उसमें में तुम्हारा सारा नोट डाउन हो जाएगा। लास्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें से जो इंडिकेटर है वो हो जाएगा तुम्हारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ये जनरली स्मेल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग इसको किसके लिए यूज करेंगे बोलने से, स्मेल के लिए। तो देखो कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आने से उनमें कुछ कुछ चेंजेस देखे, उनके स्मेल में कुछ कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वनीला, वनीला जो रहता है, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये तो नाम सुना ही होगा, वनीला का एक आइसक्रीम भी आता है। तो वनीला जो होता है, वनीला, ठीक, वनीला जो होगा जनरली इसको जब हम लोग बेस के साथ में रखते हैं, वनीला को जब हम लोग बेस के साथ में रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद में इसका जो स्मेल रहता है ये सप्रेस हो जाता है, मतलब कि वो कम स्मेल करना चालू करेगा, उसका स्मेल जो रहता है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग वनीला को एसिड के साथ में रखते हैं तो उसका जो स्मेल है वो और अच्छे से निखर करके आता है, बात समझ में आया, वो वनीला और अच्छे से निखर करके उसका स्मेल आता है। तो जनरली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम लोग जनरली तीन मेनली तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से देखने वाले हैं। एक हो जाएगा क्लोव, मतलब लौंग, जो लौंग आता है क्लोव, ठीक। सेकंड वन हो जाएगा इसमें से जो अभी बताया वनीला एक्सट्रैक्ट, और थर्ड वन हम लोग इसमें देखेंगे अनियन, अनियन मतलब हो जाएगा प्याज। बस नाम ही तुमको देखने और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें से। एक बस एग्जांपल लिखोगे वनीला का, वनीला में लिखना है कि इफ वनीला इज केप्ट इन द कांटेक्ट ऑफ एसिड, if vanilla is kept in the contact of acid then its smell do not get suppressed, but when it is kept in contact of base then its smell gets suppressed, ठीक है, लिखेंगे क्लियर। तो अगला देखो, अगला क्या हम लोग देख रहे थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, देखो ध्यान से। सबसे पहला में लिखा हुआ है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का मतलब ये हो जाएगा कि लौंग, जो लौंग आता है खाने वाला जो लौंग रहता है, ठीक, उसी को क्लोव बोलते हैं। तो ये हो जाएगा उसी का तेल, लौंग का ही ये तेल है या क्लोव ऑयल। तो क्लोव जो रहता है ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के फॉर्म में काम करने वाला है। वही सेकंड जो था इसमें से क्या था, अनियन, 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 और थर्ड वन वनीला एक्सट्रैक्ट। तो वनीला के लिए बस लिखना है तुमको, ज्यादा सबके लिए नहीं लिखना है, मैं वनीला के लिए बता रहा हूं, वेट। वनीला के लिए लिखो, वनीला के लिए लिखना, वनीला के लिए स्मेल गेट सप्रेस्ड when kept in contact of base, kept in contact of base, लिखो जल्दी लिखो इसको, नोट इट डाउन फास्ट। डन, चलो अब देखो आगे। अब हम लोग को इसमें से एक टेबल करेंगे, एक टेबल, ये जो टेबल अभी बता रहा हूं इसको अपने अपने कॉपी में सब लोग नोट डाउन कर लेना। टेबल देखो, टेबल, टेबल पहले देखो इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, इधर इंडिकेटर दिया हुआ है, इधर कलर चेंज इन सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब कि जो एसिड ना हो ना बेस हो। फिर कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में उन इंडिकेटर्स के साथ क्या होता है, फिर कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन के साथ में फिर इंडिकेटर्स के साथ में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें यूज कर रहा है इंडिकेटर लिटमस, ठीक है, लिटमस, लिटमस, लिटमस। जब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन इस पे डाला जाएगा तो ये पर्पल कलर का ही रहेगा, जब इस पे एसिड डाला जाता है तो ये रेड कलर बन जाता है, जब बेस डाला जाता है तो ब्लू कलर में बन जाता है। नेक्स्ट फिर ऑप्थेलिन, फिर ऑप्थेलिन जो रहता है ये कलरलेस होगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस होगा। वहीं अगर एसिड की बात करेंगे तो भी ये कलरलेस होता है, लेकिन बेस के साथ में ये कैसा हो जाएगा, पिंक,
ठीक। नेक्स्ट इंडिकेटर हम लोग ले रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर का रहता है न्यूट्रल में, न्यूट्रली ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर का कलर शो करने वाला है और बेस में ये येलो कलर। जल्दी जल्दी इस टेबल को बनाओ, जल्दी से टेबल को बनाओ फटाफट। हो गया? अरे हो गया तो जल्दी बताओ, हो गया करके डन। डन बताओ जल्दी, हो गया करके आगे बढ़ेंगे। डन, ठीक। चलो, तो हो गया इतना, ये समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखो, ये वाला टेबल फटाफट, ये वाला टेबल प्रिपेयर करो अपने कॉपी में और इसको भी फिलअप करोगे जल्दी से। इसको टेबल बना करके सारे के सारे बॉक्सेस फिलअप करो, मैं फिर फिलअप करूंगा, उसको मैच करोगे। देखो लिखा क्या है यहाँ पे, सैंपल। सैंपल मतलब कि क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहला HCl है, मतलब एसिड ले लिया। फिर HNO3 ले लिया, HNO3 भी एक एसिड है। फिर NaOH ले लिया, ये एक बेस है। KOH ले लिया, ये भी एक बेस है। इनको जब ब्लू लिटमस पे डाला जाएगा तो इन चारों का क्या क्या हाल होगा। जब इन चारों को रेड लिटमस पे डालेंगे तो इनका क्या हाल होगा। फिनोल्फथालीन में क्या होगा और मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, क्या चीज चेंज होता है, कौन से कलर में चेंज होता है। जल्दी से टेबल को फिलअप करो अपने कॉपी में, फिर मैं जब इसको बनाऊंगा तो उसको मैच करना, फिर उसको मैच करना जल्दी। मेक इट फास्ट। हो गया? चलो अब मैं इसको फिलअप कर रहा हूं, देखते चलो फटाफट। एसिड है, एसिड, ये दोनों के दोनों एसिड्स है। तो एसिड ब्लू लिटमस को ये रेड में चेंज कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज, चेंज टू रेड। सेकंड वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, चेंज टू रेड। ठीक। अब ये देखो, ये है तुम्हारा बेस। बेस जो है वो ब्लू लिटमस में कोई भी कलर चेंज नहीं करने वाला, इसमें क्या लिखेंगे, नो कलर चेंज। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, ये भी नो कलर चेंज। ठीक। रेड लिटमस, रेड लिटमस जो रहता है इसमें एसिड कोई सा रिएक्शन शो नहीं करने वाला है, कलर चेंज नहीं करने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज इन कलर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नो चेंज। इसमें भी हो जाएगा नो चेंज। इसमें क्या हो जाएगा, चेंजेस टू ब्लू लिटमस। इसमें भी क्या हो जाएगा, चेंजेस टू ब्लू लिटमस। चलो, दिख रहा है क्या, एक सेकंड चेक करने दो मेरे को। हाँ, क्लियर है। ठीक। अगला देखो, फिनोप्थेलिन आ गया। फिनोप्थेलिन जो रहता है ये एसिड और न्यूट्रल मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, मतलब कोई कलर चेंज नहीं करेगा। वहीं जब बेस आ जाएगा तब ये पिंक में चेंज हो जाता है। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, नो चेंज। ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। फिर ये क्या हो जाएगा, पिंक। ये क्या हो जाएगा, पिंक। क्लियर। उसके बाद अब अगला है मिथाइल ऑरेंज। तो HCl और HNO3 जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो ये कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड। और इसमें कौन से कलर में, रेड। उसके बाद फिर बेस, जब बेस डाला जाएगा तो कौन सा कलर हो जाएगा, ये येलो। और ये कौन सा हो जाएगा, येलो। जल्दी से मैच करो, जल्दी से मैच करो, जल्दी से मैच करो फटाफट। जल्दी से मैच करो जल्दी। डन, ठीक, गुड। देखो
इसमें जितना मिस्टेक किए हुए हो अपना 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 कॉपी खुद से चेक कर लो, किसी को बताना तो है नहीं। जितना मिस्टेक किए हुए हो उतना सतर्क हो जाओ, जिसका जितना ज्यादा मिस्टेक मिलेगा वो उतना ज्यादा अलर्ट हो जाओ। आ रहा समझ में? क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, अगर इसमें मिस्टेक किए हुए हो हाँ तो फिर केमिस्ट्री के एसिड बेसिस और सॉल्ट वाले चैप्टर में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भरोसा बहुत कम है सॉल्व करने का। आ रहा समझ में? तो क्योंकि फैक्चुअल चीजें उसमें ज्यादा पूछा जाता है मेनली, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें ही तुमको ऑब्जेक्टिव में दिखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से अगर किसी का मिस्टेक हुआ है तो बहुत बड़ा गलती है। यहाँ पे मिस्टेक मतलब बहुत बड़ा गलती। चलो आगे बढ़े अब। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा हम लोगों का क्या बोलना चाहिए, इंडिकेटर्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसेस हम लोग खत्म कर लें। ठीक, मे बी एसिड्स तो खत्म हो जाए। चलो अगला हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पहले हम लोग देखेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, चलो जल्दी इतना नोट डाउन करो फटाफट, फिर एक एक करके खत्म करेंगे। हालांकि इसमें ज्यादा है नहीं वैसे भी, फिर भी हम लोग इसमें, चलो पहला नंबर इसमें क्या लिखोगे, शोर इन टेस्ट। शोर इन टेस्ट। सेकंड, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। थर्ड पॉइंट लिख लेना, इट रिलीजेस H plus ion in aqueous solution। ये तीन हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी। यही तीन इसमें से देखने थे। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या भी दिखे, क्या ही दिखेगा इसमें। या इसमें ये लिख सकते हो, इट रिलीजेस H प्लस। हाँ वेट, हाँ तो ठीक तो लिखे हैं, रेड लिटमस में चेंज होगा। हाँ तो रेड लिटमस में चेंज होगा लिखे तो है, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। तो मिस्टेक कहाँ है? चलो, तो ये इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। उसके बाद इट रिलीजेस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें और फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना चाहो तो इसमें अगर तुमको ये ज्यादा नंबर का दिया जाता है तो उसमें बाकी भी जो इंडिकेटर्स है उनको भी लिख दिया करो, उनको भी लिख देना, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आ जाएगा सिंपल। तो और अगर पॉइंट्स बनाने हैं इसमें तो इसमें फोर्थ नंबर फिर लिख लो कि इट इट डू नॉट, सॉरी, व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू कहां पे, मिथाइल ऑरेंज, देन कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज गेट चेंज्ड इनटू रेड कलर। उसके बाद फिर अगला है फिनोप्थेलिन, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड या फिर ड्रॉप्ड इनटू कहां पे, मिथाइल ऑरेंज, सॉरी फिनोप्थेलिन, द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज डू नॉट चेंज। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें और बना बना करके लिख सकते हो। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने लिटमस पेपर में इनके टेस्ट वगैरह देखे हुए थे, तो जो भी टेस्ट प्रोवाइड करता है एसिड, उन सारे के सारे रिजल्ट्स को भी तुम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। हाँ डाउट था, किसमें डाउट था, डाउट किसमें था?
ठीक, तो यही पिछले वाले टेबल में भी तुमको करवाया गया था वो, तो एसिड के लिए पूरा याद कर लो, ये ब्लू लिटमस को ही रेड में ये कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, चलो, तो इस हिसाब से ये हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद अगर चाहो तो 4-5 पॉइंट्स नंबर डाल करके बाकी जो टेस्ट लिटमस टेस्ट होते थे या फिर इंडिकेटर्स में जो टेस्ट किए हुए थे वो सारा का सारा यहाँ पे तुमको लिखना है। क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। हो गया नोट डाउन, गुड। आगे देखो, अब एसिड्स के हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। लगाओ अगला हेडिंग लगाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बी नंबर, इंपॉर्टेंट। यहीं से हम लोगों को सारे के सारे रिएक्शंस वगैरह देखने होते हैं। देखो लगाओ बी नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला नंबर हम लोग इसमें से देखेंगे। चलो इसको पहले तक तो फॉर्मूले टाइप का लिखा करो, फॉर्मूले टाइप का, एक सेकंड ना मैं हट जा, देखने दो मेरे को। हाँ ठीक है, क्लियर है अभी। इसको एक तो फॉर्मूले टाइप का लिखा करो, तो फॉर्मूले टाइप का में अगर लिखोगे इसको तो फिर तुमको वो इजी पड़ेगा, समझ में आया। तो देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद एसिड्स, सॉरी मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में जब हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें हम लोगों का बनेगा क्या बोलने से, मेटल। इसको एकदम ध्यान से लिखना, ठीक। एक तो हो जाए, देखो सबसे पहला तो इसमें से H2 गैस निकलेगा बाहर, ये याद कर लो। मेटल के साथ में जब भी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे एसिड का, H2 गैस इवॉल्व होगा ही होगा, तो ये H2 गैस बाहर निकलेगा, पहले ये तो लिख ही लिए। साथ में जो बनेगा वो देखेंगे। तो हम लोग रिएक्शन किसका किसका करवा रहे हैं, मेटल प्लस एसिड, ठीक। मेटल और एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो होगा क्या, एक तो हाइड्रोजन निकल गया और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे बोलने से, मेटल का सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लिया सोडियम, Na, सोडियम मेटल ले लिए, इसको रिएक्ट करवाते हैं मान लो HCl से। तो HCl से अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा क्या, मेटल का सॉल्ट। तो मेटल तो ये हो गया और इसका सॉल्ट, सॉल्ट मतलब कि सोडियम सॉल्ट क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H2। मैं बिना बैलेंस किए हुए यहाँ पे रिएक्शन सारे के सारे लिखूंगा, तुम अपने कॉपी में सारा रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में लिखोगे। आया समझ में, तभी जाकर प्रैक्टिस होगा और वो एग्जाम अच्छे से लिखाएगा। अगला अगला और क्या देख लें, इसमें से सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम ले लिए प्लस H2SO4 ले लिए, तो ये क्या बना लेगा, K2SO4, पोटेशियम सॉल्ट मतलब पोटेशियम सल्फेट, और ये क्या बना लेगा, यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तुम्हारे मेटल्स वगैरह हो जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, और भी बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स ले सकते हो। और एक आध एग्जांपल अगर देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो मैग्नीशियम ले लिए और साथ में HNO3 ले लिए, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवा दो तो ये क्या बनाएगा, MgNO3, MgNO3 ट्वाइस, और प्लस यहां से ये लिबरेट करेगा H2। तो ये सारे के सारे जो भी रिएक्शंस लिखोगे मेटल के साथ, सॉरी एसिड को जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा उसमें मेटल का ही सॉल्ट बनने वाला है और हाइड्रोजन गैस, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ चलेगा। लेकिन मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्ट करवाते तो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, ये बस दिमाग में बिठाओ। अब हाइड्रोजन बाहर निकाल दोगे तो जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स बचेंगे उनका कंपाउंड बना करके उसका सॉल्ट बना देना। क्लियर इतना, तो ये बहुत ही इजी सा पहला केमिकल प्रॉपर्टी उसका आ जाएगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, नोट इट डाउन फास्ट, नहीं याद करना पड़ेगा वैलेंसी वगैरह, वैलेंसी याद कर, हाँ अगर जिसको कंपाउंड्स बनाना नहीं आता जैसे MgNO3 ट्वाइस, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और NO3 मतलब नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है।
तो मेरे को पता था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, इसका वैलेंसी 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नाइट्रेट के साथ में 2 लग जाएगा। ये तो बेसिक बेसिक है, वैलेंसी तुमको बहुत ज्यादा कहाँ याद करना है, कुछ कुछ वैलेंसी बस तुमको याद रखने रहते हैं, ठीक। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। डन, गुड। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन देखो, एक सेकंड ना, क्या था इसमें, हाँ फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो जब भी एसिड और मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो इसके लिए एक चीज याद रख लो, पिछले वाले में खाली मेटल का यूज किए थे तो वहां से निकला हुआ था हाइड्रोजन, अब मेटल का ऑक्साइड आ गया, मतलब ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके बना लेंगे H2O। तो इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलने वाला ये क्या हो जाएगा, H2O, और बचेगा क्या फिर, वही मेटल का सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। जैसे एसिड में क्या ले लेते हैं, एसिड में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे HCl, HCl ले लिए, प्लस मेटल का ऑक्साइड, जैसे मान लो सोडियम ऑक्साइड ही ले लिए, NaO, Na2O, Na2O, ये मेटल सोडियम का ऑक्साइड हो गया। जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें से ये क्या बन जाएगा, NaCl, और प्लस क्या आ जाएगा, यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम ले लो, जैसे मान लो कि HNO3 ले लिए, एसिड में HNO3, और इसको ले लिया हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बनाएगा क्या ये बोलने से, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस, प्लस ये क्या रिलीज करेगा यहां से, H2O, H2O रिलीज कर दिया। ऐसे आयरन, आयरन का यूज करके बना सकते, आयरन ऑक्साइड रहेगा, आयरन ऑक्साइड को यूज कर लो कोई सा भी एक एसिड के साथ में। तो जनरली ये जो भी रहते हैं एसिड, सॉरी मेटल के ऑक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर बाई प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे ये मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट। जल्दी नोट इट डाउन फास्ट, हाँ क्लास 9 के टेबल में था, जल्दी इसको बनाओ यहां तक, फिर इसको मैं बता रहा हूं कि उसका क्या बोल रहे थे, वहां वैलेंसी, वैलेंसी जो था उसको बता रहा हूँ कहां पे वैलेंसी निकालना है। हो गया सेकंड, गुड। अब देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में हम लोग किसको रिएक्ट करवाएंगे, किसको रिएक्ट करवा दें इसमें, हाँ चलो देखो, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, और मेटल बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट मतलब इसमें आ जाएगा CO3, कार्बोनेट मतलब CO3 आ जाएगा, पहले से ही हाइड्रोजन था, बाद में CO3 और जुड़ जाएगा उसमें, तो हाइड्रोजन और कार्बन ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो CO3 है, H2O और जो CO3 है, हाइड्रोजन तो पहले से इवॉल्व हो ही रहा था, अब CO3 भी आएगा, CO3 के पास में क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो इसका एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और एक CO2, मतलब कि इस वाले केस में तुम्हारा CO2 और H2O दोनों फॉर्म होने वाले हैं, दोनों फॉर्म होने वाले हैं। देखो तो एसिड्स प्लस मेटल ये गिव्स क्या देगा, ये सबसे पहला मेटल का सॉल्ट तो आएगा ही आएगा, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, इसमें दो दो बाई प्रोडक्ट्स बन गए तुम्हारे, कौन कौन से बोलने से, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब मेटल का कार्बोनेट लेते हैं, एसिड मान लो अभी, फिर वापस से ले लिया हम लोग HCl, और मेटल कार्बोनेट बोलेंगे तो क्या ले लेंगे, Na2CO3, Na2CO3 ले लिए, चलो एक सेकेंड, Na2CO3, ये है मेटल का कार्बोनेट, ठीक, मेटल का कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा NaCl पहला, दूसरा CO2, तीसरा H2O, ये तीन बना लिया, चेक, जल्दी नोट आउट करो इसको, नोट इट डाउन फास्ट,
लिख लिए। एक आध एग्जांपल और अगर देखना चाहेंगे तो इसमें, हाँ, बाइकार्बोनेट वाला, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट वाला भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे हम लोग मान लो H2SO4 ले लिए, H2SO4 ये ले लिए एसिड। इस एसिड के साथ में सोडियम का ही एक बाइकार्बोनेट यूज कर, सोडियम बाइकार्बोनेट ही यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है ये खाने वाला सोडा है, ये कपड़ा धोने वाला सोडा है, Na2CO3। ठीक, अब देखो आगे, जब हम लोग इसको क्या किए हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ में, तब के केस में ये क्या बना लेगा, Na2SO4, Na2SO4 ये आ गया, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा बोलने से, CO2 प्लस H2O, ये आ जाएगा इसका बाई प्रोडक्ट में। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे दिमाग में 4-5 एसिड्स घूमते रहने चाहिए जो कि मिनरल्स वाले हैं, और मेटल और मेटल ऑक्साइड किसको बोलते हैं ये तुमको पता रहना चाहिए। साथ साथ मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ये 4 चीजें तुमको पता होना चाहिए। और साथ साथ मेन मेन जो एसिड्स हम लोग देखे हुए थे वो सारे एसिड्स, और जो बेस देखे हुए थे वो सारे के सारे बेस। अगर इतने चीजों को अगर एकदम अच्छे से कर लिया तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से एक भी रिएक्शन तुमसे छूटेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है इतना। और जो हम लोग देखे हुए थे मेनली 3 हाइड्रोजन थे ना, कहां पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन कहां पे थे, चलो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ये हो गया क्या इतना, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे रिएक्शन। अब अगला टॉपिक, अगला हेडिंग लगाओ इसमें, अगला टॉपिक देखते हैं, लगाओ अगला हेडिंग लगाओ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 3। अरे बैलेंस करो ना अपने से, बोले हैं उसको खुद से बैलेंस करने का है, खुद से बैलेंस करो पूरा का पूरा। किसमें का बोल रहा है कि प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 3। अरे हाँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, दिख नहीं रहा आंख में, उसी को बार बार कमेंट करके फिर उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, बैलेंस करो उसको, बैलेंस खुद से। कैसे बैलेंस होगा, मैं बोला ना अभी अभी, इक्वेशंस मैं तुमको पूरा बना करके बताऊंगा, बैलेंस फॉर्म में बस तुमको मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि अगर बैलेंस फॉर्म में भी दिया तो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे उसमें, इसीलिए बोल रहा हूँ बैलेंस फॉर्म में। मैं अनबैलेंस फॉर्म में लिखूंगा, तुम उसको बैलेंस करके लिखोगे। आगे देखो, अगला लगाओ हेडिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दिख रहा है क्लियर। एक सेकंड ना, थोड़ा सा ये वेट, फिर सिग्नल डाउन हो रहा है। ठीक है चलो, देखना अनस्टेबल हो रहा है बीच बीच में तो देख लेना। वीक एसिड्स, देखो एसिड्स का हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कि वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो देखो मान लो कोई सा एक एसिड लिए, जितने अमाउंट में हम लोग एसिड लेते हैं उतना ही वो एसिड, अब जाहिर सी बात है एसिड अपने साथ में क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोजन। तो उसके साथ अगर जितने हाइड्रोजन है, सारे के सारे हाइड्रोजन को वो अगर पानी एक्वस सोल्यूशन में, अगर कोई सा भी एसिड एक्वस सोल्यूशन में सारे के सारे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, मतलब सेपरेट कर देता है, डिसोसिएट होकर के पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, तब उस एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, और अगर कोई सा कंपाउंड जब पानी में घोलते हैं, किसी भी एक एसिड को पानी में जब घोलते हैं तो उसके पास कुछ एक अमाउंट में हाइड्रोजन बच जाता है, तब के केस में उस एसिड को हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, तो चलो पहला हम लोग लिखो इसमें स्टेटमेंट में, एसिड्स which
ionized completely which ionized completely in aqueous solution, which ionized completely in aqueous solution, that is release all hydrogens, and acids which do not ionized or ionized partially are weak acid. इसमें नहीं लिखे हैं, आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो जाएगा, आर वीक एसिड. अब देखो एग्जांपल, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा H2SO4. H2SO4 को जब हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस वाटर H2O के साथ में जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H2SO4 को जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये बना लेगा SO4 माइनस आयन और प्लस H प्लस आयन, ये बना लेगा SO4 माइनस आयन प्लस H प्लस आयन. अब देख लो कंपाउंड था ये, तो इस कंपाउंड के पास में अब एक भी और हाइड्रोजन नहीं बचा हुआ है, तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है वहां पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल में जैसे देखोगे तो HNO3 ले लो, HCl ले लो, कोई सा भी अगर किसी को भी तोड़ोगे एक्वस सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और बाकी जो दूसरा उसमें एलिमेंट रहेगा वो अलग हो जाएगा. ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए. अब वीक के लिए देखो, देखो यहां पे मैं CH3COOH एसिटिक एसिड ले लिया, H गिव्स, ये क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस. अब देखो ध्यान से, ये पूरे के पूरे कंपाउंड में 3 और 1 4 हाइड्रोजन थे, जब इसको हम लोग पानी में घोले, एक्वस सॉल्यूशन जब बनाया गया तब के केस में इसमें से एक ही हाइड्रोजन निकला, बाकी जो 3 हाइड्रोजन थे वो एज इट इज इस कंपाउंड के पास अभी बचे हुए हैं. जब ऐसा कंडीशन आएगा, जब कंपाउंड के पास हाइड्रोजन आयंस बच जाएंगे, तब के केस में जो एसिड होता है वो तुम्हारा कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड. तो ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, और ऊपर वाला हो जाएगा तुम्हारा एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, जल्दी. हो गया, डन, गुड. चलो अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बाद में अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग लगाओ, छोटा सा ही टॉपिक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स. चलो देखो, बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन,
is called basicity of an acid. लिखो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन in an in aqueous solution is क्या हो जाएगा ये, कॉल्ड, क्लियरली लिख दो, रुको, is called basicity of acid. Note it down fast. Is called basicity. अच्छा, मैं यहाँ पे S लिख दिया हूँ क्या? वेट, ये S नहीं, C होता है, बेसिस CITY, यहाँ पे भी लिख दिया रहूंगा, हाँ, CITY, जल्दी, बेसिसिटी, नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर समझाऊंगा. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, एक्वस सॉल्यूशन बीच में और छूट गया, ऑफ एन एसिड, ये भी लिखो, यहां से नीचे एरो में बना दिया हूं, ये भी छूट गया था वर्ड, ऑफ एन एसिड. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड. ठीक, इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड. जल्दी नोट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट. डन, गुड. अब देखो, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन सा एसिड होता है तो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा पानी में. देखो ध्यान से, ये हो जाएगा HCl, एग्जाम्पल HCl, ये हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस. ये कितना हाइड्रोजन रिलीज किया, एक सिंगल, ये एक सिंगल हाइड्रोजन रिलीज किया. अगला ले लो H2SO4, ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, 2H प्लस रिलीज करेगा, 2H प्लस रिलीज करेगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2H प्लस रिलीज करेगा, प्लस ये हो जाएगा SO4 2 माइनस, इसका मतलब इसके पास कितना हाइड्रोजन रिलीज हो गया, 2. ठीक है, देखो, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोबेसिक. फिर डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, इस हिसाब से कर सकते हो. बाकी इसके नीचे में जितने भी और आएंगे तुम्हारे, वो सारे के सारे हो जाएंगे पॉलीबेसिक. नोट इट डाउन फास्ट. पॉलीबेसिक, जल्दी जल्दी, दिख रहा है, क्लियर? हाँ, क्लियर है, जल्दी. लिखना चाहो तो इसको अलग से भी लिख लेना, उसका डाइबेसिक करके, डाइबेसिक. ट्राई वाले का भी ट्राई करें क्या, एग्जांपल, ये H2SO4 है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन वाले. हाँ, कल ही देखे थे, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये हो जाएगा H3PO4, ये कितना हाइड्रोजन रिलीज करने वाला है, +3, और ये क्या आ जाएगा, प्लस PO4 3 माइनस, क्लियर, 3 माइनस. तो यहां से कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, 3. इसको क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक. जल्दी 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 नोट इट डाउन, जल्दी. हो जाए तो लिखो डन करके, फिर आगे बढ़ेंगे. जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी. ठीक, डन, गुड. चलो, हो गया ये इतना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिक. इतने में तुम्हारा एसिड का जो पार्ट था ये हो गया कंप्लीट. अब सेम चीज हम लोग को देखना है बेस के लिए, तो फटाफट हेडिंग लगाओ, अगला बेस.
प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। चलो, ए नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर मैं इसको नोट करता हूं जल्दी। एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देख करके इसको लिखने का कोशिश करो जल्दी से। ठीक, अब देखो मैं लिख रहा हूं, इसके साथ साथ मैच करते हुए चलना। सबसे पहला हम लोग एसिड में क्या देखे हुए थे कि सोरिन टेस्ट है, सोरिन टेस्ट है, तो इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? बिटर इन टेस्ट। लिखो बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट वन, सेकंड ये चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। changes red litmus to blue litmus, release OH माइनस आयन, इसको हाइड्रोक्सिल बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल 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 आयन इन aqueous solution हो गया। इसमें एक और पॉइंट लिख लेना फोर्थ नंबर में, वाटर सॉल्यूबल बेसिस are known as alkali। अभी देखे तो एल्कालाई एल्कालाई बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, पर सारे के सारे बेसिस को हम लोग एल्कालाई नहीं बोल सकते। उन्हीं बेसिस को एल्कालाई बोलना है, उन्हीं बेसिस को एल्कालाई बोलना है जो वाटर में सॉल्यूबल हो, मतलब पानी में डिसॉल्व हो सके। ऐसे ही वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कालाई बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही बेसिस को क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कालाई बेस बोलते हैं, मतलब एल्कालाई बोलते हैं वो बेसिस जो सिर्फ और सिर्फ पानी में घुलते हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको हम लोग एल्कालाई नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेस बोलेंगे उसको। क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट। वाटर सॉल्यूबल बेसिस इंपॉर्टेंट लगा लो इसी में। अल्कलाई किसको बोला जाता है? वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलाई। जल्दी फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? चलो अगला लगाओ हेडिंग इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज, बी नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सेम वैसा ही रिएक्शन हम लोग इसमें भी करवाएंगे जैसा कि हम लोगों ने एसिड का करवाया था। तो होगा क्या इसमें? हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, पहले तो क्या लिखे हुए थे उसमें से याद करने की कोशिश करो। तो पहले हम लोग लिखे हुए थे एसिड प्लस ऑक्सीजन, सॉरी एसिड प्लस मेटल, मेटल से रिएक्ट करवाए थे। तो सेम वैसे इसको भी हम लोग किससे रिएक्ट करवाएंगे? पहले मेटल से ही रिएक्ट करवाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे इसमें? बेस प्लस मेटल gives metal salt plus हाइड्रोजन।
इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जल्दी फॉर्मूला लिखो फटाफट। बेस प्लस मेटल गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेस प्लस मेटल सॉल्ट गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हो गया। चलो एग्जांपल लिखो इसमें। जिंक प्लस जिंक को किसे रिएक्ट करवा दे? बढ़िया सा एसिड अगर देखेंगे तो जिंक को रिएक्ट करवाते हैं सिंपल वाला एसिड से करवा दो, NaOH से। NaOH। अब इसको जब रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बनता है? Na2ZNO2। इसको बोलता है सोडियम जिंकेट। नाम याद कर लो, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके लिए एक ही एग्जांपल लिखो, सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके एग्जांपल होते हैं तो इसको बहुत ज्यादा तुमको नहीं लिखना है। Na2ZNO2 ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? सोडियम जिंकेट। ये नाम याद कर लो इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज में। जल्दी हो गया। चलो अब देखो इसमें सेकंड नंबर, ये था फर्स्ट। सेकंड, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स, इसमें सीधा का सीधा H2O निकाल दो और साथ में साथ बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट लिख लो, काम चल जाएगा। सॉल्ट। ठीक, देखो तो बेस में हम लोग क्या ले लेंगे? अभी फिर वही NaOH उठा लो और मेटल ऑक्साइड में क्या ले लेंगे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, CO2। क्या बनाएगा ये? Na2CO3। मेटल कार्बोनेट बना लिया प्लस प्लस H2O। H2O रिलीज करेगा। NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3। हो गया। और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने से भी। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। डन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो इतना हो गया। तो अब देखो इसमें से लास्ट के दो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। जैसे एसिड्स में देखे हुए तो बस इतने ही रिएक्शंस करने हैं। एसिड्स और बेसिस में इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं करनी। यही रिएक्शन हम लोग का कॉपी मारेंगे हम लोग अगले वाले चैप्टर, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। यही सारे रिएक्शन उसमें भी देखेंगे। देख लो, मेटल्स का यूज किया गया पिछले वाले में, यहाँ पे देख लो नॉन मेटल का यूज किया गया, साथ में मेटल का भी यूज किया गया। तो यही रिएक्शन हमारे अगले वाले चैप्टर में भी है। तो वहां पे ये सारे रिएक्शन फिर से रिवीजन करेंगे। लेकिन मैं उस वाले चैप्टर में इन रिएक्शन को ना बता करके कुछ नए रिएक्शन बताऊंगा। मैकेनिज्म सबका सेम है, तुमको बस याद करने हैं। कौन सा बोलने से? इस वाले में से ये एक डब्बा याद कर लो पूरा का पूरा। ये नीचे का नहीं करना है तुमको याद, नीचे वाला तो खुद से बना के लिखोगे एग्जाम में। ये एक डब्बा पूरा का पूरा रट्टा मार लो। उसके बाद इधर के जितने थे, इधर के जितने थे वो सारे को भी तुमको याद कर लेना है। ठीक है, चलो अब अगला। अब इसके बाद अगला जो हेडिंग लगा उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? मैं इसी में शॉर्ट में लिख रहा हूं। विच आयनाइज्ड कंप्लीटली, और वीक बेस में क्या हो जाएगा? विच डू नॉट आयनाइज्ड कंप्लीटली। ठीक, विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। इसमें बस इतना ही लिख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके बाद फिर जैसे क्या बोलते हैं वो, इसके लिए एग्जांपल में इसमें लिख लो। एग्जांपल में NaOH गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस। ये तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। अब जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है, ऐसे अगर एग्जांपल ढूंढेंगे तो फिर हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतरना पड़ेगा। उसको समझ में आया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो उतरेंगे फिर भी तो क्या बोलते हैं वहां पे भी तुमको, जैसे हम लोग एसिड के केस में देखे हुए थे, एसिड के केस में हम लोगों को H+ बचा हुआ दिख रहा था। इसमें सारे के सारे कंपाउंड्स के साथ में OH- नहीं बचता है।
ठीक, जैसे इसका एग्जांपल अगर लोगे तो NH4OH, NH3OH, सॉरी NH3OH, ये क्या देगा? NH4OH NH4OH है, तो ये क्या देगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये एक्चुअल में ये वीक एसिड बनाता है, वीक एसिड, वीक एसिड में कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता, OH माइनस आयन फिर भी बचे हुए रहते हैं उसके पास, ठीक है। हालांकि एग्जांपल में यही लिखोगे, क्योंकि इसमें तुम लोग को भले ही OH ना दिख रहा हो, लेकिन यही एग्जांपल होगा। लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, राइट इट डाउन फास्ट। डन, गुड, वेरी गुड। देखो अब इसके बाद इसका लास्ट फाइनल टॉपिक हम लोग को बचा हुआ है बेस। वो तो ऐसे बेसिसिटी ऑफ एसिड देखे थे, तो इसमें क्या देखेंगे? एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, माइनस आयन ऑफ a base in its aqueous solution, in its aqueous solution, clear? तो क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन ऑफ अ बेस इन इट्स aqueous solution is called acidity of a base, is called acidity of a base। एग्जाम्पल में इसमें लिख लो NaOH ही लिख लो सीधा, ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? Na प्लस OH माइनस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक। बस इतना ही है तुम्हारा, इससे काम चल जाएगा, इससे ज्यादा और तुमको नहीं करने का। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी नोट इट डाउन। अच्छा Na माइनस लिख दिए क्या? Na प्लस, नोट इट डाउन जल्दी। चलो अब छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन करने वाले हैं, एक आध दो पॉइंट मैं अभी यहीं पे करवा दे रहा हूँ, बाकी को हम लोग देखेंगे कल। नोट डाउन करो, इसमें नोट में लिखो, नोट में लिखो। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? तो एसिड और बेसिस जो रहता है इनमें नॉर्मली अगर हम लोग एसिड और बेस को लेकर के चलेंगे, दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जब उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी आ जाता है, चार्ज को ट्रांसफर करने का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। तो इसमें लिखेंगे बोथ है, इसमें लिखना नोट में, बोथ एसिड्स एंड बेसिस can conduct electricity in its in their aqueous solution, in their aqueous solution। लिख लो ये नोट करके, both acids and bases are, सॉरी, कैन कंडक्ट, कैन है ना, ये स्क्रीन में ढंग से दिख नहीं रहा है सारा, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये नोट करके इसको लिख लो एक। हो गया। अब देखो अगला, अगला एक करके, ये पहला पॉइंट। सेकंड लिखना है इसमें, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस। देखो
डाइल्यूशन बोलने का मतलब ये होता है कि जो कंसंट्रेशन होगा उसको कम करना है, उसको डाइल्यूट बनाना है, और डाइल्यूट बनाने के लिए हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर को एसिड में डाला जाए या फिर एसिड को वाटर में डाला जाए, ये तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये वाटर का पूरा जैसे ये लिए, यहाँ पे मान लो एसिड ले लीजिए, ये पूरा मान लो एसिड है, और यहां से हम लोग इसमें से वाटर डालेंगे, वाटर। तो ये जो मेथड है ये गलत है। ये मेथड कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिड पूरा का पूरा भरा हुआ है, थोड़ा सा ही वाटर आएगा तो पूरा पूरा इसमें से रिएक्शन चालू कर देगा, और तुरंत रिएक्शन चालू जैसे ही कर देगा ये पूरा का पूरा एक्सप्लोड हो जाएगा, वहां से फट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, सबसे पहला हम लोग ले लेंगे ये नीचे में एसिड, इसमें ले लेंगे एसिड। एसिड लेने के बाद ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें वाटर, सॉरी एसिड नहीं, वाटर, वाटर पहले ले लेंगे हम लोग वाटर, और ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें से हम लोग क्या डालने वाले हैं, एसिड, एसिड। और इसमें एक हम लोग आयरन का एक रॉड लगा देंगे, और उसको बार बार स्टर करते रहना है, स्टर करते रहना मतलब घुमाते रहना है, ठीक है, ताकि जो भी डिजोल्व हो यहाँ पे पूरा का पूरा वो क्या हो जाए, पूरे के पूरे पानी में फैल जाए। तो ये होता है एक्चुअल मेथड ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसमें तुमको रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी दिया सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव में भी, कि डाइल्यूट करने का प्रॉपर तरीका होता क्या। तो यही तुमको लिखना है कि वाटर में एसिड ऐड करना है, ना कि एसिड में वाटर, ठीक है। एसिड इज पोर इनटू द वाटर, नॉट वाटर इज पोर्ड इनटू द एसिड। एकदम दिमाग में बिठा लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले स्टार लगा दो इसमें, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, लगा लो स्टार, IMP, क्लियर, ठीक, जल्दी नोट इट डाउन, उसके बाद फिर क्लास एंड किया जाएगा, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया, चलो गुड। अब ठीक है, अब ये तो हम लोग क्या हो गए, सारे के सारे एसिड, एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये तो होगा हमारे सारे के सारे एसिड्स और बेसिस, और उसके उससे रिलेटेड बहुत सारे ये चीजें, ठीक है। अब कल के क्लास में देखेंगे हम लोग पीएच स्केल क्या होता है, एसिड्स और बेसिस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक, और उसका डेली लाइफ में हमारा यूज क्या होता है पीएच का, और पीएच का डेली लाइफ में यूज, ये एक क्लास और खाएगा कल तुम्हारा। और उसके बाद फिर हम लोग सीधा देखने वाले हैं सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा, मे भी कल सॉल्ट भी तुम्हारा हो जाए, मे भी कल तुम्हारा सॉल्ट भी हो जाए। उसके बाद कुछ कुछ कंपाउंड्स उनका प्रिपरेशन हम लोग को देखना है, और फिर फाइनली हम लोग को चैप्टर रैप अप करना है, ठीक है। चलो सेशन एंड किया जाता है।